हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल डियर, जैसा आप सभी जानते हैं मंडे में एवरी मंडे एसटी डिस्कशन होता है, जो आपकी ब्रांच में ऑफलाइन एसटी होती है। एसटी नंबर 3 का जनरल अवेयरनेस के पार्ट का डिस्कशन लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन में। देखते हैं हमारे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो क्या क्वेश्चन रहे हैं। 76 से 100 नंबर तक क्वेश्चन जो भी हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन है आपका 76 नंबर, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन रहने वाला है। और भाई, जो भी आपकी ब्रांच रहती है, ब्रांच में आपको एसटी देना मैंडेटरी है। आप एसटी दें और उसका एनालिसिस एवरी मंडे होता है। पूरे वीक आपकी एसटी चलती है ना? तो एनालिसिस आप जरूर देखा करें। एनालिसिस आपका एवरी मंडे होता है। जनरल अवेयरनेस का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट होता है आपका 11 AM से। ठीक है, तो 11 AM हो चुका है। चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए, हम लोग शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या उनका आंसर होगा और किस तरह से वो कनेक्ट होंगे, क्या अदर फैक्ट्स भी हमें ध्यान रखने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। भाई निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी आपको देखना है भरतनाट्यम केरला, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली तमिलनाडु, या फिर ऑल ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ दीज। तो फटाफट आपको आंसर करना है भाई कि यहां पर राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए फटाफट से। चलिए, तो आपने क्या आंसर किया था? जो आंसर किया था वो बताएं। अगर ये हम देखें तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है इसका कथक उत्तर प्रदेश। राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड यानी सही सुमेलित है आपका। सही तरीके से ये क्या है आपका कथक उत्तर प्रदेश। भरतनाट्यम केरला नहीं होगा, क्या होगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। कथकली केरला होगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु होगा, है ना? चलो, तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड आपका ओनली राइट है। चलिए, देन एक्सप्लेनेशन भी फाइनली यहां आ गया है। कथक इज वन ऑफ द 8 मेजर फॉर्म्स ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस, जो हैं उनमें से एक है। द ओरिजिन ऑफ कथक इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू ट्रेवलिंग बर्ड्स एंड एंसेंट नॉर्थर्न इंडिया, इज नोन एज कथक कराज ऑफ स्टोरी टेलर्स। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड आपका रहेगा, जो कि सही कनेक्टेड है। कथकली केरला से बिलोंग करता है, जो थर्ड ऑप्शन है। और हम बात करें भरतनाट्यम की तो ये केरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत के अटॉर्नी जनरल की सहायता कौन करता है? हु असिस्ट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? सॉलिसिटर जनरल, आरबीआई गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमीशन, या फिर प्राइम मिनिस्टर, या फिर नन ऑफ दीज। फटाफट आप आंसर करेंगे। क्या आंसर किया था आपने इस क्वेश्चन का अपनी एसटी में? अगर हम चलेंगे बिल्कुल आंसर की तरफ, हम तो चलेंगे ही, लेकिन आपको आंसर बताना है। आंसर आपने क्या किया था वो आंसर बताना है ना? और फिर हम लोग देखेंगे कि राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है। ठीक है, चला जाए तो चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर है डियर सॉलिसिटर जनरल। ऑप्शन ए फर्स्ट आपका राइट होगा, सॉलिसिटर जनरल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। एक सॉलिसिटर जनरल भारत के अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। सॉलिसिटर जनरल को स्वयं 4 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। 4 सॉलिसिटर जनरल रहते हैं जो इनकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किसकी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को यह अधिकार होता है किसी भी सभा में, फाइनली ये किसी भी सदन की जो कार्यवाही है फाइनली उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिना संसद के बिना पार्लियामेंट के मेंबर होते हुए फाइनली ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएफडी? एनएफडी जो है इसमें एफ का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में? बिल्कुल आप बताएंगे। ठीक है, एनएफडी में एफ का पूर्ण रूप क्या है? फिक्स्ड, फॉर्मर, फेडरल, फिस्कल, या फिर फ्यूचर। बात करें तो यहां राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका फिस्कल। फिस्कल क्या वर्ड निकल कर आ रहा है? फिस्कल, क्योंकि डियर इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेट फिस्कल डेफिसिट। नेट फिस्कल डेफिसिट। यार इसके साथ ही अगर हम बात करें नेट फिस्कल डेफिसिट, ऑप्शन सेकंड 4 आपका राइट हो जाएगा एनएफडी में। अगर बात करें दो वर्ड्स निकल कर आते हैं, एक होता है फिस्कल और एक होता है मॉनेटरी। ये दोनों ही वर्ड हमने आपके साथ बहुत बार डिटेल में डिस्कस किए हैं। अब ये क्वेश्चन भी आ गया तो बिल्कुल हम डिस्कस कर लेते हैं। फिस्कल वर्ड कहीं भी आता है इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। कोई भी काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा, गवर्नमेंट का कोई भी वर्क होगा, है ना? अब इंडिया की बात हो रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वहां पर फिस्कल वर्ड यूज होता है। यानी कहीं पर भी फिस्कल वर्ड आ जाए तो आप समझ जाइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड वर्किंग है। मॉनेटरी वर्ड कहीं भी आ जाए तो आप समझ जाइए सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, अब इंडिया की बात होगी तो सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, और अदर कंट्री की बात होगी तो उस कंट्री का सेंट्रल बैंक जो भी होगा वो होगा। फिस्कल पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को रन आउट करने के लिए दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब
ये पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आती है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ये कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो इसको रन करता है। अब सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है? मनी फ्लो को कंट्रोल करना, है ना, मनी फ्लो को कंट्रोल करना। और मनी फ्लो कंट्रोल करने से बहुत सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, चाहे हम बात करें इन्फ्लेशन की या हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, बहुत सारी चीजें निकलकर आती हैं। यानी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को रन आउट करने के लिए दो तरह की पॉलिसी होती हैं, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है जो भी काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जो भी एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं वो फिस्कल कहलाते हैं, और जो भी काम सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के द्वारा किया जाता है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कैसे लेकर आता है? बाय मंथली, हर 2 महीने में बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आती है, बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आती है। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है डियर, ये मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा आती है? तो एक कमेटी है एमपीसी कमेटी जो ये पॉलिसी लेकर आती है। एमपीसी कमेटी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, मेंबर इसके हैं 6, 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 मेंबर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, 3 मेंबर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। ठीक है, आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेकर आता? आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी कौन लेकर आता? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेकर आता है, कैसे? एमपीसी कमेटी से। कितने मेंबर? 6। कितने आरबीआई के? 3। कितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? 3। बिल्कुल ध्यान रखना है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट कैसे लेकर आती है? बाय बजट, बाय बजट एंड गवर्नमेंट स्कीम, बाय बजट एंड गवर्नमेंट स्कीम, बाय बजट एंड गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल पॉलिसी को लेकर आती है। इतना पॉइंट क्लियर है सभी को? आई होप बिल्कुल क्लियर होगा डियर। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी की बात हुई, तो फिस्कल, अब देखिए डेफिसिट की बात हो रही है। अगर हम बात कर लें फिस्कल डेफिसिट, तो इन प्रेजेंट फिस्कल डेफिसिट कितना है गवर्नमेंट का? तो फिस्कल डेफिसिट है जो इन प्रेजेंट वो कितना है, कई बार आपको हम बता चुके हैं करंट वाले सेशन में भी, मॉर्निंग सेशन जो करंट अफेयर्स का होता है। और हाँ भाई, बिल्कुल आप में से जो भी मॉर्निंग सेशन में नहीं आते हैं करंट अफेयर के, तो बिल्कुल आना शुरू करिए। सुबह 7 बजे लाइव होता है, आप उसमें कनेक्ट होइए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। करंट में क्या न्यूज चल रही है वहां से नोट्स बनाना शुरू करिए, तब आप जनरल अवेयरनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, करंट से वाकिफ होंगे, और जो भी वर्ड्स या टर्म्स आते हैं वो भी आपके साथ डिटेल में डिस्कस होते हैं, तो आप उनसे भी अवेयर रह पाएंगे। तो बिल्कुल भाई कोशिश करें सुबह 7 बजे लाइव कनेक्ट हो और चीजों को सीखें एक नए तरीके से। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो कितने परसेंट है? 6.4%। टारगेट कितना लिया है गवर्नमेंट ने कि भाई हम कहां तक पहुंचेंगे इसको लास्ट ईयर? अभी जो इंटरिम बजट आएगा यहां पर फोकस नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ कितना कवर कर सकते हैं या कितने तक पहुंच सकता है ये बताएंगे। तो टारगेट है 5.9% का। दोनों ही परसेंटेज आपको ध्यान रखने होते हैं। फिस्कल डेफिसिट इन प्रेजेंट है 6.4% और टारगेट कितने का है? 5.9% का है। क्लियर इतनी बात? फिस्कल वर्ड का मतलब हमने बताया, गवर्नमेंट हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय, और मॉनेटरी वर्ड जो निकल कर आता है उसका मतलब आता है मौद्रिक, राजकोषीय, और मॉनेटरी मतलब मौद्रिक। क्लियर इतनी बात? चलिए, अब मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई दो तरह के यहां पर टूल होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में रिजर्व रेशियोज आते हैं, है ना, रिजर्व रेशियो और रिजर्व रेशियो, और डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में आपके सीआरआर, एसएलआर, है ना, रिजर्व रेशियो। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सारे इंटरेस्ट रेट्स भी आपके निकल कर आते हैं। ठीक है, आई होप बिल्कुल यहां पर नेट एनएफडी का पूछा है, तो नेट फिस्कल डेफिसिट। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यार एक 2008 का एक्ट है एफआरबीएम एक्ट, शायद आपने नाम सुना हो, अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। एफआरबीएम एक्ट किस ईयर में आया था भाई, बताओ, कोई बताएगा? एफआरबीएम एक्ट डेफिसिट को गवर्नमेंट के कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। ये कब आया था? 2008 में आया था डियर। इसका भी फुल फॉर्म कई बार डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? फिस्कल, मैं यहां पर इसको नोट डाउन कर देता हूं, तो ये एडिशनल पॉइंट आप सीख रहे हो जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी
बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? 2008 में, 2008 में ये निकलकर आया था। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है आप सभी को? चलिए, तो आई होप बिल्कुल इतना सारा पॉइंट आप समझे होंगे। अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लिया होगा डियर, है ना? स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हम चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे? निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर एंड 16 अक्टूबर। ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज सेलिब्रेटेड एज स्टैंडर्ड्स डे? ठीक है, 12 अक्टूबर, 13, 14, 15 या फिर 16। ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर किया था आपने अपने कमेंट बॉक्स में? कमेंट बॉक्स में नहीं, सॉरी, एसटी में। जब आपने एसटी दी थी तो इसमें क्या आंसर किया था आपने? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। ये राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 अक्टूबर, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अक्टूबर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, 14 अक्टूबर। ठीक है, डायरेक्टली है, देखिए, है ना? चलिए, यहां पर देख लेते हैं। देखिए, हम यहां पर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 14 अक्टूबर। द थीम फॉर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2022 शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, यहां पर थीम क्या निकल कर आ रही है? शेयर विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। डियर देखिए, कोई भी डे होता है डायरेक्टली थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, डायरेक्टली एग्जाम में थीम भी पूछ दी जाती है, तो आप इतना पॉइंट यहां पर ध्यान रख लेंगे। 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। 2022 की थीम क्या है? बेहतर, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। एक बार मैं लिख देता हूं जिससे आप इसको और अच्छे से याद रख पाएंगे, है ना? देखिए, होता है ना कि ये हमारे सेनेसस होते हैं, जितना हम चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, उतना ही वो चीज़ हमें रिकॉल रहती है, ध्यान रहती है, और हम आसानी से उन चीज़ों को याद रख पाते हैं, है ना? और फिर हमारे एग्जाम में जब हमें देखने को मिलता है उस तरह का ऑप्शन, तो हम उसको कर पाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हमारे पास है, नहीं पता नहीं है। चीज़ें होती हैं, कितना हम रिकॉल रख पाते हैं, कितना याद कर पाते हैं, एग्जाम में क्या हम आंसर कर पाते हैं, वो इट्स अ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है। आपको पता ही है 14 अक्टूबर, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये क्या हो जाएगी? थीम हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हाट इज द प्राइमरी मिशन ऑफ द चंद्रयान ऑर्बिटर आफ्टर बीइंग मूव्ड फ्रॉम द मून टू अर्थ? चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित होने के बाद चंद्रयान ऑर्बिटर का प्राथमिक मिशन क्या है? फटाफट बताएं। ठीक है, चलिए, क्या आंसर किया था आपने, बताएंगे? अर्थ ऑब्जर्वेशन, मार्स एक्सप्लोरेशन, सोलर सिस्टम स्टडी, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, एस्टेरॉइड मॉनिटरिंग। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है अर्थ ऑब्जर्वेशन। अर्थ ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन। अर्थ ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है। अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब है द चंद्रयान ऑर्बिटर हैज बीन repurposed टू ऑब्जर्व अर्थ। चंद्रयान ऑर्बिटर को पृथ्वी का निरीक्षण करने के लिए पुनर्निर्मित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 की मेजबानी की है? Which of the following cities hosted the India Internet Governance Forum 2023 to discuss public policy issues related to the internet? मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या फिर हैदराबाद या फिर चेन्नई? फटाफट आंसर करेंगे। आपने अपने एसटी में क्या आंसर किया था फटाफट से बताएंगे आप सभी, फटाफट से बताएंगे आपने क्या आंसर किया था। वहां पे ना टेलीग्राम पे मैसेज किया, जरा देख लीजिए, उस पर बता दीजिए क्या है। हाँ हम क्लास में है, रिकॉर्डिंग है। तो बिल्कुल क्या आंसर किया था आपने, फटाफट से बताएं भाई। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो भाई राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, न्यू दिल्ली। ठीक है, किस शहर ने इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति मुद्दों पर चर्चा के लिए इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 की मेजबानी की है? तो राइट आंसर आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन फाइनली दिया हुआ है, देख लेते हैं भाई। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया फोरम एक बहुहितधारक मंच है जो इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों के एक साथ लाता है। कार्यक्रम का विषय है आगे बढ़ना, भारत के डिजिटल एजेंडे को कैलिब्रेट करना सॉरी। ठीक है, तो देखो भाई थीम हमें ध्यान रखनी होगी, कैलिब्रेटिंग इंडियाज डिजिटल एजेंडा। ठीक है, तो आप देखिए बिल्कुल ये जो थीम है, मूविंग फॉरवर्ड कैलिब्रेटिंग इंडियाज डिजिटल एजेंडा। एक्सप्लेनेशन से हमें एक ये पॉइंट मिल रहा है जो हमें ध्यान रखना होगा, डायरेक्टली पार्ट बन सकता है एग्जाम का। ठीक है, थीम इंपॉर्टेंट होती है और ये कहां पर देखने को मिला है? तो न्यू दिल्ली में देखने को मिला है। ये दो पॉइंट आपको, दो क्वेश्चंस मतलब यहां से रिलेवेंसी बन रही है जिनकी, ये आपको ध्यान रखने होंगे। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 की मेजबानी किस शहर ने की है? न्यू दिल्ली ने की है, डायरेक्टली वन लाइनर। इसकी थीम क्या रही है? मूविंग फॉरवर्ड कैलिब्रेटिंग इंडियाज डिजिटल एजेंडा। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा आपको, इतना पॉइंट आपको यहां पर रिकॉल रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन उज्जीवन SFB एंड water.org? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और water.org के बीच साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, हाउसिंग लोन, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन लोन्स या फिर टेक्नोलॉजी इनोवेशन? तो बताएं क्या आपने आंसर किया था इसका, है ना? क्योंकि देखिए आंसर आपने जो किया है आप वो बताते हैं तो उससे कनेक्ट हो पाते हैं। और फिर जब कोई आंसर देखो गलत भी होता है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत होता है तो एग्जाम में गलत नहीं होता, और अगर सही होता है तो आपको और आप अपने आप में कॉन्फिडेंस भी आता है कि चलो मेरा क्वेश्चन सही हो गया, है ना? आप खुशी भी होती है और फिर वो आंसर आपके लिए कंफर्म हो जाता है, आगे भी सही होता है। लेकिन अगर कोई गलत होता है तो हम अपनी गलतियों में सुधार कर लेते हैं और आगे वो एग्जाम में हमारे गलत नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या निकल कर आएगा यहां पर? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन लोन्स। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और water.org के बीच साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन लोन्स। ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा भैया, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, है ना? एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्या बात है। जल स्वच्छता और स्वच्छता ऋण साझेदारी का उद्देश्य एक ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आप सभी जानते हैं भाई, उज्जीवन जो है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक इन प्रेजेंट अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने हैं? तो अगर हम बात करें 12 नंबर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है। शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने हैं? 12। शेड्यूल्ड क्या, टोटल ही 12 है, लेकिन शेड्यूल्ड का मतलब आप जानते ही हैं, जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 के सेक्शन 2E में मेंशन होते हैं वो क्या होते हैं?
वो शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं। तो टोटल वो शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक में आते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने हैं प्रेजेंट टाइम? 12। स्मॉल फाइनेंस बैंक किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर भाई ओपन किए गए थे? ऊषा थोराट कमेटी, आपको ध्यान रखनी है, कई बार डायरेक्टली पूछा गया है। ऊषा थोराट कमेटी। कितना मिनिमम कैपिटल चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेटअप करने के लिए? 200 करोड़। स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन देने का भी काम करते हैं, ठीक है, कासा राफा दोनों ही फॉलो करते हैं। और ठीक है, पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन था? पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। चलिए, आई बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन लोन्स, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हु ओलंपियन वॉन द 35th जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड? किस ओलंपियन ने 35th जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार जीता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीवी सिंधु है, एमसी मैरी कॉम है, नीरज चोपड़ा है, या फिर श्री शंकर है, या अभिनव बिंद्रा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अवार्ड एंड ऑनर से आ रहा है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी कि क्या आंसर होने वाला है, ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। ठीक है, हु ओलंपियन वॉन द 35th जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड? किस ओलंपियन ने 35वां निजी जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार जीता है? पीवी सिंधु, एमसी मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा, एम श्रीशंकर, या फिर अभिनव बिंद्रा? ठीक है, तो आपने आंसर क्या किया था? यहां पर राइट आंसर है एम श्रीशंकर, ठीक है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए, इनके बारे में थोड़ा सा देख भी लेते हैं। इन अ सेलिब्रेशन ऑफ एथलेटिक excellence, Olympian M. Srishankar has been honored with the prestigious 35th Jimmy George Foundation Award for emerging as the best sports person of Kerala. Best sports person है केरला के। एथलेटिक्स में एक्सीलेंस के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, और ओलंपियन है एम श्रीशंकर, हैज बीन ऑनर्ड प्रेस्टिजियस 35th जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड। देखो भाई, कई बार होता है हम क्वेश्चन प्रिपेयर भी कर लेते हैं लेकिन फिर भी हमारा रॉन्ग होता है। पता है क्यों? पता है क्यों? जानना चाहते हो? चलो बताते हैं आपको कि हमें आते हुए भी क्वेश्चन कैसे रॉन्ग होता है, या हम क्यों सही नहीं कर पाते। होता है कई बार कि क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने जो उससे और पॉइंट्स बन रहे होते हैं उन पर हमने फोकस नहीं किया होता है ना, उन पर हमने फोकस नहीं किया होता, तो ये रीजन हो जाता है क्वेश्चंस के रॉन्ग होने का। जैसे आपको पता है कि जिमी जॉर्ज अवार्ड जो है ये दिया गया है ना, ये दिया गया एम श्रीशंकर को, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस नंबर का है। तो एडिशन भी आपको पता होना चाहिए। 35th, यानी जो 2 से 3 पॉइंट निकल रहे हैं ना, ये टू द पॉइंट होते हैं कि भाई ये न्यूज टू द पॉइंट है। जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड किस नंबर का है? 35th है, 35th है, 35th एडिशन है। किसको दिया गया? एम श्रीशंकर को दिया गया। किस में दिया जाता है? एथलेटिक्स में एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है। एथलेटिक में एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो जो हेडलाइन है वो तो हमें पता ही हो, साथ में उसके अंदर के भी हमें 2 से 3 पॉइंट पता होने चाहिए। अगर हमें ऐसे पता है 2 से 3 पॉइंट, तो हम आसानी से क्या कर पाते हैं? आसानी से उन क्वेश्चंस के आंसर्स को कर पाते हैं, और हमारा जो इफिशियंसी है वो बढ़ पाती है, क्वेश्चंस को राइट करने की एक्यूरेसी बढ़ पाती है, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। विच टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बिकेम द 8th टू सरपास 6 लाख करोड़ इन मार्केट कैपिटलाइजेशन? कौन सी दूरसंचार कंपनी बाजार पूंजीकरण में 6 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली 8वीं कंपनी बन गई है? रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, भारती एयरटेल, या फिर टाटा टेली सर्विसेज? टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बिकेम द 8th टू सरपास 6 लाख करोड़ इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आपका, है ना। टाइम क्या मतलब, आप आंसर करें जो आपने आंसर किया था अपनी एसटी में, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पहले ही सॉल्व हो चुका है। आपने एसटी अगर दी होगी, और जो लोग एसटी नहीं दे रहे हो भाई सुधर जाओ, एसटी देना शुरू करो अपने ब्रांच में। जब आप एसटी देते हैं
तो आप इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तब आपका जो है क्लॉक शुरू हो जाती है, आपका टाइम शुरू हो जाता है कि आपने सीखना शुरू कर दिया है। ठीक है, चलो आंसर यहां पर राइट है डियर भारती एयरटेल। क्या आंसर राइट है? भारती एयरटेल जिन्होंने किया था उनका बिल्कुल भी राइट है। चलो, भारती एयरटेल वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग टेलीकॉम कंपनी है। सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इसने प्राप्त किया 4 दिसंबर को बाय बिकमिंग द 8th कंपनी बन गई है। 6 लाख करोड़ का जो फिगर है, 6 लाख करोड़ बाजार पूंजीकरण, मार्केट कैपिटलाइजेशन का 6 लाख करोड़ के पार करने वाली ये कौन सी कंपनी बनी है? 8th कंपनी बनी है। ठीक है, किस नंबर की कंपनी बनी है? 8th कंपनी बनी है। ठीक है, तो राइट आंसर भारती एयरटेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड आरबीआई कैंसल द लाइसेंस ऑफ कोल्हापुर बेस्ड शंकर राव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड। आरबीआई ने कोल्हापुर स्थित शंकर राव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस क्यों रद्द कर दिया? साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए, फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज को देखते हुए, या मर्जर विद अनदर बैंक को देखते हुए, या चेंज इन लीडरशिप, या स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग? तो फटाफट बताएंगे क्या आंसर यहां पर जो है होने वाला है, क्या आंसर आपने किया था? ठीक है, क्या आंसर आपने किया था बिल्कुल बताएंगे आप। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर यहां पर है फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज, फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भाई क्या है देखिए। शंकर राव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड जो कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है, आरबीआई ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई के साधन नहीं है। आरबीआई ने बैंक को दिसंबर 2023 से सभी तरह के कारोबार बंद करने के आदेश दे दिए हैं, है ना, पूरी तरह से लाइसेंस रद्द कर दिया है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की वजह से। और बैंक का जो नाम है ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है डियर, है ना, शंकर राव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड है, कोल्हापुर बेस्ड ये आपकी बैंक है, कोल्हापुर बेस्ड ये आपकी बैंक है। क्लियर इतनी बात? तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एडिशनल पॉइंट, इनका बैंक का नाम भी ध्यान रखना है। ठीक है, नाम भी ध्यान रखना है, किस वजह से किया गया है, क्योंकि इनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई के साधन नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे, कौन सा समूह बाजार पूंजीकरण में 10 लाख करोड़ का उल्लंघन करने वाला 5वां समूह बन गया है भाई? विच ग्रुप बिकेम द 5th कॉन्ग्लोमरेट टू ब्रीच 10 लाख करोड़ इन मार्केट कैपिटलाइजेशन? ठीक है, बताएं क्या आंसर किया था आपने, बताएं क्या आंसर किया था फटाफट से। टाटा ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, रिलायंस इंडस्ट्री है, महिंद्रा ग्रुप है, या फिर बजाज ग्रुप है? ठीक है, बताएंगे आंसर, बताएंगे आपने क्या किया था भाई, फटाफट से। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर यहां पर है अडानी ग्रुप भाई, अडानी ग्रुप आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आ जाएगा, अडानी ग्रुप आ जाएगा। बजाज समूह ने बाजार पूंजीकरण में 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे वह उपलब्धि हासिल करने वाला 5वां व्यवसायिक घराना बन गया बजाज ग्रुप। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो आंसर सेलेक्ट हुआ है ये रॉन्ग सेलेक्ट हुआ है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर करेक्शन करना होगा, है ना। अडानी ग्रुप यहाँ पर रॉन्ग बता रहा है, कौन सा समूह बाजार पूंजीकरण 10 लाख करोड़ का उल्लंघन करने वाला 5वां समूह बना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका निकल कर आ रहा है ये बजाज ग्रुप आ रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो राइट आंसर आपका बजाज ग्रुप होगा, अडानी ग्रुप एंड यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 5th। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ INS संध्याक हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी बाय GRSE? GRSE द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपे गए INS संध्याक की विशेषता क्या है? संध्याक INS है ना, INS संध्याक, बताएं फटाफट। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। फर्स्ट, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, लार्जेस्ट एवर सर्वे वेसल है, सबमरीन फ्लीट है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, या फिर एम्फीफियस असॉल्ट शिप है? आपने क्या आंसर किया था अपने ST में, बताएंगे। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है लार्जेस्ट एवर सर्वे वेसल, लार्जेस्ट एवर सर्वे वेसल है, सर्वे करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। सांध्याक अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफी उपकरण जैसे डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण प्रणाली, स्वायत्त पानी के नीचे वाहन, दूर से संचालित वाहन, DGPS लॉन्ग रेंज पोजीशन सिस्टम और डिजिटल साइड स्कैन सोनार से लैस है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन इज COP28 में बिहार को अंतरराष्ट्रीय मान्यता क्यों मिली है भाई? व्हाई डिड बिहार रिसीव इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एट COP28? COP28 की मीटिंग दुबई में आपको देखने को मिली थी। मोदी जी गए थे 30 नवंबर और 1 दिसंबर, यानी 2 दिन की यात्रा पर थे। तो फटाफट बताएंगे क्या आंसर किया था आपने। ऑप्शन है आपके स्पेस एक्सप्लोरेशन अचीवमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ इंसेंटिव्स, हेल्थ केयर इनोवेशंस, एफॉरेस्टेशन एफर्ट या फिर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। क्या आंसर आपने इस क्वेश्चन का किया था, फटाफट से बताइए, है ना। फिर हम लोग चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा एफॉरेस्टेशन एफर्ट। एफॉरेस्टेशन एफर्ट को देखते हुए COP28 में बिहार को अंतरराष्ट्रीय मान्यता क्या हो गई है, मिल गई है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। बिहार एफॉरेस्टेशन एफर्ट्स स्पेशली थ्रू द जल जीवन हरियाली अभियान। जल जीवन हरियाली अभियान भी अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है ये बिहार से रिलेटेड है, जल जीवन हरियाली अभियान। ठीक है डियर, जल जीवन मिशन बिल्कुल ध्यान रखना है, कई बार डायरेक्टली पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। जल जीवन मिशन कई बार पूछा गया है। जल जीवन मिशन में बताइए इस बार का जो बजट आउटले था, है ना, अब तो खैर नया बजट हमें निकल कर आएगा, नई चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन इंटरिम बजट होगा, है ना। 70,000 करोड़ का जो है जल जीवन मिशन में एलोकेशन था इस बार, है ना। कितने करोड़ का? 70,000 करोड़ का एलोकेशन था। और लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर था 60,000 करोड़ का। ठीक है, 70,000 करोड़ ध्यान रखना है। कितने राज्य हैं जिन्होंने 100% वाटर टैप कनेक्शन के टारगेट को अचीव कर लिया है? 8 स्टेट्स हैं। सबसे पहला राज्य जल जीवन मिशन के टारगेट को अचीव करने वाला कौन सा है? गोवा। ठीक है, चलिए। तो भाई संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान दुबई COP28 में अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा अर्जित करने के लिए बिहार जो है आगे आया है एफॉरेस्टेशन एफर्ट्स के लिए। एफॉरेस्टेशन एफर्ट्स के लिए, वनीकरण प्रयास के लिए। एफॉरेस्टेशन एफर्ट स्पेशली थ्रू द जल जीवन हरियाली अभियान, हरियाली अभियान है, जल जीवन हरियाली महाअभियान, ये ध्यान रखना है इसका नाम। और ये कहां? बिहार से बिलोंग करेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो ही चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के नौसेना रैंकों का नाम बदलने के फैसले के पीछे क्या कारण है भाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज डिसीजन टू रीनेम नेवी रैंक्स? मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेवल फोर्सेस, अलाइनमेंट विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, सिंबॉलिक चेंज इन ट्रेडिशन, या फिर रिक्रूटमेंट ड्राइव, या फिर एड्रेसिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स? बताएं क्या आंसर आपने भाई इस क्वेश्चन का किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। तो फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे आप। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है डियर सिंबॉलिक चेंज इन ट्रेडिशन। सिंबॉलिक चेंज इन ट्रेडिशन भाई, सिंबॉलिक चेंज ट्रेडिशन, जैसे कोई भी चीज होती है तो वो फाइनली दिखनी चाहिए, सिंबल होना चाहिए, है ना, सिंबॉलिक चेंज होना चाहिए। तो वही चीज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा सभी भारतीय नौसेना अधिकारियों के एपालेट्स पर अब से छत्रपति शिवाजी की समुद्री विरासत की छाप होगी। सेवा को और अधिक उपनिवेश मुक्त करने के लिए दिग्गजों द्वारा अच्छी तरह से इसे स्वीकार नहीं किया गया है। मतलब देखिए सीधी सी बात है, अंग्रेजों का शासन रहा, फाइनली अब ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो हमारी गुलामी को दर्शाएं, जो हमारी गुलामी को दिखाएं। अगर हम इंडियन नेवी की बात करें तो आपके साथ डिस्कस भी किया था जब कोरोनेशन डे था छत्रपति शिवाजी महाराज का, राजा अभिषेक डे हमने डिस्कस किया था, तब हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज है इन्हीं के द्वारा नौसेना की शुरुआत हुई थी, यानी समुद्री सुरक्षा की बात इन्हीं ने सबसे पहली बार की थी। और जानकर शायद आपको आश्चर्य हो, छत्रपति शिवाजी की सेना में 800 समुद्री जहाज थे, 800 समुद्री जहाज थे जो समुद्री लिटोरों से और विदेशी आक्रांताओं से जो समुद्री रास्ते से आते थे उनसे भारत को सुरक्षित रखने के लिए जो है इनके द्वारा सबसे पहली बार जो है समुद्री सुरक्षा की बात की गई थी। इसी वजह से यह सिंबॉलिक चेंज किया गया है जिससे हम छत्रपति शिवाजी महाराज को वो स्थान दे पाए, वो दर्जा दे पाए जिसके वो प्रबल दावेदार हैं, प्रबल हकदार हैं, है ना। चलिए, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा, सिंबॉलिक चेंज इन ट्रेडिशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who was honored by Sharon Stone at the Red Sea International Film Festival? Red Sea International Film Festival में शेरॉन स्टोन द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? अवार्ड एंड ऑनर से भाई न्यूज आ रही है, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है। शेरॉन स्टोन द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? जॉन डीप हैं, डैन क्रूगर हैं, अब्दुल्लाह अल सैदान हैं, या फिर रणवीर सिंह हैं, या नॉन ऑफ द एबव है? फटाफट आंसर करेंगे आप इस क्वेश्चन का। क्या आंसर किया था आपने एपीएसटी में बताएंगे, है ना। और फिर हम लोग तो चलेंगे आंसर की तरफ, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, है ना।
तो आए बिल्कुल सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो भाई फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करें कि एक्सप्लेनेशन होता है भाई मंडे को, एवरी मंडे आप कनेक्ट होते ही हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, उनको भी बोले कि भाई वीकली जो हम लोगों की एसटी होती है ब्रांच में ऑफलाइन, उसका डिस्कशन आता है एवरी मंडे। आई होप आप सभी को पता होगा, ये इन्फॉर्म होगा, है ना। तो अधिक से अधिक संख्या में ये एक्सप्लेनेशन को देखा करें, है ना। चलिए हम चलते हैं आंसर की तरफ। ये राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है रणवीर सिंह, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, रणवीर सिंह। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी देखो पूरा दिया हुआ है। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक अद्भुत पल देखने को मिला। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को शेरॉन स्टोन से सम्मानित किया गया, शेरॉन स्टोन ने सम्मानित किया है। इस फेस्टिवल का आयोजन सऊदी अरब के जेद्दाह में किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि भाई ये जो रेड सी कहा गया, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये कहाँ आयोजित किया गया था? सऊदी अरेबिया के जेद्दाह में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। ठीक है, जेद्दाह। सऊदी अरेबिया के जेद्दाह में। ठीक है, चलिए, तो सऊदी अरेबिया के जेद्दाह में किया गया था। यहां लीवुड के मास्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जॉनी डेप के अलावा अन्य मशहूर हस्तियां भी शामिल हुई। हॉलीवुड अभिनेत्री डायने क्रूगर और सऊदी अरेबिया अभिनेता लेखक अब्दुल्लाह अल सद्दाहन भी इस पुरस्कार की दौड़ में थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई। विराट कोहली के बाद एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ओडीआई में 10,000 रन पूरा बनाने वाला दूसरा सबसे तेज खिलाड़ी कौन बना है? Who is the second fastest player to score 10,000 runs in one day international after विराट कोहली? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं और मुझे नहीं लगता भाई कि ये बहुत ही क्रिकेट से कोई क्वेश्चन आता है और वो आपके लिए टफ हो, है ना। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा भाई? रोहित शर्मा, है ना, रोहित शर्मा। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा ने विराट कोहली के बाद दूसरे सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ अपने 50वें वनडे में एक खास उपलब्धि हासिल की थी। भारत के कप्तान वनडे में 10,000 रन पूरे करने वाले छठे भारतीय बन गए हैं। ठीक है, तो न्यूज तो पहले की है लेकिन एसटी में अब हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम विश्वकर्मा स्कीम? पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर टू ट्रेडिशनल आर्टिसंस, ऑफरिंग कोलैटरल फ्री लोन्स एंड स्किल ट्रेनिंग, प्रमोटिंग टूरिज्म इन इंडिया, सपोर्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, या फिर एनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम विश्वकर्मा स्कीम? तो बताएं क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, और हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, है ना। फटाफट से बताएं भाई, चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है भाई ऑफरिंग कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा, स्किल्स ट्रेनिंग दी जाएगी, कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा जिससे इनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। पीएम विश्वकर्मा योजना डियर, इसमें जब अनाउंसमेंट किया था मोदी जी ने तो फाइनली कितने अमाउंट को रखने की बात की थी? 13,000 करोड़, और ये अमाउंट आपका 2028-29 तक रहेगा, है ना। इसका एलोकेशन भी आया था, हमने आपके साथ डिस्कस किया था। 18 आर्टिसंस को रखा गया है। कितने सेक्टर्स को रखा गया? 18 आर्टिसंस को रखा गया है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। पीएम विश्वकर्मा योजना स्कीम टू एम्पावर ट्रेडिशनल आर्टिसंस, स्टेटिंग इट वाज द नीड ऑफ द और दैट पीएम विश्वकर्मा बाय रिकॉग्नाइज्ड, विश्वकर्मा भी रिकॉग्नाइज्ड एंड सपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड। भाई लॉन्चिंग इसकी कब हुई थी? लॉन्चिंग हुई थी 17 सितंबर को। लॉन्चिंग डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 17 सितंबर। ठीक है, 17 सितंबर को इसकी लॉन्चिंग देखने को हमें मिली थी। पीएम विश्वकर्मा स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग कोलैटरल फ्री लोन एंड स्किल्स ट्रेनिंग टू 18 कैटेगरीज ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पर्संस। कितनी कैटेगरीज हैं? 18 कैटेगरीज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। 18 कैटेगरीज हैं, 13,000 करोड़ का अमाउंट है। क्वेश्चन यहां जो पूछा गया था उसका आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, एट विच इवेंट डिड मोंडो डुप्लांट्स ब्रेक द पोल वॉलेट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द 7th टाइम इन 2023? मोंडो डुप्लांटिस ने 2023 में किस इवेंट में 7वीं बार पोल वॉल्ट विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक गेम्स, डायमंड लीग फाइनल, या फिर यूरोपियन चैंपियंस, या फिर कॉन्टिनेंटल कप? फटाफट बताएंगे आप किस ऑप्शन के साथ जाने वाले हैं। क्या आंसर किया था आपने एसटी में? आप सीधा सा ये बताइए बस, है ना, फिर हम चलेंगे आंसर की तरफ, देखेंगे। ठीक है, चलो 93rd नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है भाई डायमंड लीग फाइनल। डायमंड लीग फाइनल ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो रहा है।
एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। मोंडो डुप्लांट ब्रेक पोल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर 7th टाइम, 7वीं बार पोल वॉल्ट विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है मोंडो डुप्लांट। यूजिन में 2023 डायमंड लीग फाइनल में एथलेटिक्स सीजन का शानदार अंत किया। स्वीडन के विश्व और ओलंपिक पोल वॉल्ट चैंपियन ने पहले प्रयास में 6.23 मीटर की दूरी तय की और विश्व रिकॉर्ड में 1 सेंटीमीटर जोड़ा है ना। तो राइट आंसर डायमंड लीग फाइनल आपको ध्यान रखना है। मोंडो डुप्लांट 2023 में किस इवेंट में 7वीं बार पोल वॉल्ट विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो डायमंड लीग फाइनल में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम डज द श्रेयस स्कीम कॉम्प्राइजेस? श्रेयस योजना को कितनी केंद्रीय क्षेत्र उप योजनाएं शामिल हैं? श्रेयस योजना जो है इसमें कितनी केंद्रीय क्षेत्र उप परियोजनाएं शामिल हैं? सब अर्बन स्कीम्स। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम्स कितनी इसमें शामिल है श्रेयस में? श्रेयस किस मोटिव के लिए है ये भी आप बताएंगे। 2, 3, 4, 5, 6। तो राइट आंसर डियर 4 हो जाएगा। यहां पर एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। श्रेयस नेशनल फेलोशिप स्कीम है भाई, नेशनल फेलोशिप स्कीम है, द स्कीम फॉर हायर एजुकेशन। और देखो यहां पर श्रेयस जो स्कीम है डियर, इसका एब्रीविएशन फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है आपको, डायरेक्टली कई बार पूछ देते हैं। तो श्रेयस स्कीम, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, comprising 4 central sector sub scheme has been instrumental in empowering thousands of students from scheduled castes and other backward classes since the inception in 2014. श्रेयस राष्ट्रीय फेलोशिप योजना जो है ये आपकी 2014 से फाइनली है ना, इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? 2014 में। इसका फुल फॉर्म भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। ठीक है डियर, चलो आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। हम तो चलते हैं नेक्स्ट इज, हु इनिशिएट द अटेम्प्ट मर्जर बिटवीन पेगविन रैंडम हाउस एंड साइमन एंड स्कस्टर? पेगविन रैंडम हाउस और साइमन एंड सूटर के बीच विलय का प्रयास किसने शुरू किया? निखर मालवीय, मार्कस डॉल, या फिर बेस्ट मैन, या फिर स्टीफन किंग, या फिर जेके रॉलिंग? क्या आंसर किया आपने अपने एसटी में बताएंगे? फटाफट से बताइए क्या आंसर किया था भाई। पेगविन रैंडम हाउस एंड साइमन एंड सूस्टर। चले आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है मार्कस डॉल। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, देख लेते हैं भाई। निहार मालवीय को पेगविन रैंडम हाउस के स्थायी सीईओ के रूप में नामित किया गया है ना। निहार मालवीय को अंतिम मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया जाने के 9 महीने बाद पेगविन रैंडम हाउस के स्थायी सीईओ के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है विलय का प्रयास किसने शुरू किया था? तो मार्कस डॉल। इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स यहां पर ऐड हो रहे हैं आपके साथ। ठीक है, यहां पर देखो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा डियर, ये भी यहां पर जो है रॉन्ग ऐड है क्वेश्चन का आंसर है ना। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट है, ये यहां पर बाय डिफॉल्ट है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा, निहार मालवीय, निहार मालवीय। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑपरेशन सजग कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित ऑपरेशन सजग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है सजग का? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है, इन्फोर्सिंग मैरीटाइम लॉज है, फैसिलिटेटिंग कोस्टल टूरिज्म है, रीवैलिडेशन ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, या फिर ऑयल स्पिल कॉन्टेनमेंट है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका रीवैलिडेशन ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका राइट होगा है ना। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित ऑपरेशन सजग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है रीवैलिडेशन ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल ऑपरेशन सजग conducted by Indian Coast Guard along with the West Coast Operation Sajag, a drill involving our stakeholders. The coastal security construct was conducted by the Indian Coast Guard along with the West Coast and 18 September 2023। 18 सितंबर को पश्चिमी तट पर भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित किया गया था ये। ठीक है, ऑपरेशन सजग। और इसका मोटिव क्या था? मोटिव था ऑपरेशन सजग तटीय सुरक्षा के निर्माण में सभी हितधारकों को शामिल किया जाए और इस पर एक अभ्यास किया जाए, एक एक्सरसाइज की जाए। ठीक है,
ऑपरेशन सर्जक, रीवैलिडेशन ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हाट डिजिटल फैसिलिटी हैज एसबीआई इंट्रोड्यूस्ड फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस एनआरआई। एसबीआई ने अनिवासी भारतीयों के लिए कौन सी डिजिटल सुविधा शुरू की है? डिजिटल पेमेंट सर्विसेज, मोबाइल ऐप फॉर करेंसी एक्सचेंज, ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन पोर्टल, या फिर ओपनिंग एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट थ्रू योनो, या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। फटाफट बताएंगे आपने क्या आंसर किया था इसका क्वेश्चन का, फटाफट से बताइए क्या आंसर किया था। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ फिर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसबीआई की बात हो रही है, अनिवासी भारतीयों की बात हो रही है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए कौन सी डिजिटल सुविधा शुरू की है? अभी हाल ही में शुरू की है, तभी पूछी गई है हमारे क्वेश्चन में, एसटी में, है ना। चलो भाई आंसर करो फटाफट, हम चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है, ओपनिंग एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट थ्रू योनो। योनो के थ्रू क्या होगा? एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स ओपन किए जा सकेंगे। योनो, योनो का फुल फॉर्म भाई बताओ, कौन बताएगा? योनो का फुल फॉर्म बताओ। योनो तो 2018 में लॉन्च हुआ था, है ना। 18 सही ना, 2018 में ही लॉन्च हुआ था जहां तक है ना। ध्यान करिए, बताइए। चलिए चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। एसबीआई इंट्रोड्यूस डिजिटल ओपनिंग एनआरई एनआरओ, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट जो है, नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरई अकाउंट, नॉन रेजिडेंट इंडियंस एनआरआई अकाउंट्स, एनआरई और एनआरओ अकाउंट सेटअप कर सकते हैं योनो के थ्रू। यू ओनली नीड ओनली State Bank of India has introduced a digital facility non-resident Indians to effortlessly open NRE and NRO accounts, both saving and current accounts, दोनों ही current और saving accounts open कर सकते हैं through the mobile app योनो के थ्रू। योनो के थ्रू this service is designated for NTB or new to bank customers, providing them ease or efficiency in the account opening process, SBI said in a statement। तो बिल्कुल ऑप्शन 4 आपका राइट होगा भाई, ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो, which region of India has now been included in group of होयसलास। बहुत न्यूज में रहा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। भारत के किस क्षेत्र को अब होयसला के समूहों में शामिल किया गया है? राजस्थान, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। आंसर क्या किया था आपने, बताएंगे भाई। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका आ रहा है कर्नाटका, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा, कर्नाटका। कर्नाटका इंक्लूड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट the scared in seamless of the Hoysalas, which include 3 temples in Karnataka। कर्नाटका के 3 टेम्पलों का समूह है, 3 मंदिरों का ये समूह है जिसको होयसला टेम्पल्स बोलते हैं। has been inscribed on UNESCO's World Heritage List। The Hoysala temples, as they are also known, will be India's 42nd UNESCO World Heritage Site। भाई किस नंबर पे 42nd यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल हो गए हैं? होयसला टेम्पल्स कर्नाटका में सिचुएटेड है। होयसला टेम्पल्स 3 मंदिरों का समूह है। 42nd ईयर होयसला टेम्पल्स हुए हैं और 41st कौन है भाई? शांति निकेतन, ये भी इसी ईयर हुआ है। एक दिन पहले केरला के होयसला टेम्पल्स जब ये शामिल किए गए यूनेस्को की जो न्यूज निकल कर आई, उससे एक दिन पहले न्यूज निकल कर आई थी शांति निकेतन, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, शांति निकेतन को। और शांति निकेतन कहाँ है भैया? वेस्ट बंगाल में है ना। शांति निकेतन जिसको जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। ये 41st प्लेस बना है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला। और होयसला टेम्पल्स ये 42nd नंबर के प्लेस वाले हैं होयसला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाले। ठीक है, बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के सफदरगंज हवाई अड्डे पर एकीकृत कार्यालय परिसर उड़ान भवन का उद्घाटन किसने किया है? Who inaugurate उड़ान भवन, द इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स एट दिल्ली सफदरगंज एयरपोर्ट? नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं, या फिर नितिन गडकरी जी हैं, या अमित शाह जी? फटाफट से बताएंगे। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर जो निकल कर आएगा वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा किया गया इनॉग्रेशन। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, इनॉग्रेट किया गया उड़ान भवन एयरपोर्ट इन दिल्ली। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेट उड़ान भवन, स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स नेशनल विद द कॉन्फाइंस ऑफ दिल्ली सफदरगंज एयरपोर्ट। ठीक है, उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप बिल्कुल अगर आप इंजॉय कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन को तो फटाफट लाइक कर दो भाई, सेशन को लाइक करो फटाफट से, अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
गोवा के सीएम प्रमोद सावंत द्वारा शुरू की गई गृह आधार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द गृह आधार स्कीम लॉन्च्ड बाय सीएम प्रमोद सावंत इन गोवा? भाई ये जो आधार गृह योजना है, गृह आधार योजना प्रमोटिंग टूरिज्म, इंपावरिंग होम मेकर्स, सपोर्टिंग लोकल बिजनेस, या फिर एनहांसिंग ट्रांसपोर्टेशन, या फिर इंप्रूविंग हेल्थ केयर? बताएं क्या आंसर किया आपने, फटाफट से बताएं क्या आंसर किया आपने। फिर हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हुआ है। राइट आंसर है डियर इंपावरिंग होम मेकर्स, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, इंपावरिंग होम मेकर्स। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीएम प्रमोद सावंत ने गोवा की गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना, जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, गृह आधार योजना। और अगर हम गृह आधार की योजना की बात करें तो हाउस मेकिंग की बात, यानी हमारी गृहिणियों की बात आती है, माताओं बहनों की बात आती है। गोवा में गृहिणियों की वित्तीय स्वतंत्रता और भलाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य भर में कई लाभार्थियों को गृह आधार मंजूरी आदेश वितरित कर दिए हैं, एम्पावरिंग होम मेकर्स। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, तो ये हमारा 100 नंबर क्वेश्चन था, ऑप्शन सेकंड आपका राइट था। आई होप आपने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो बिल्कुल फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, है ना। ये एक्सप्लेनेशन एवरी मंडे आता है, और अगर आप डिस्कशन देख रहे हैं तो भाई मॉर्निंग 7 AM जो क्लास होती है करंट अफेयर्स की, मॉर्निंग सुबह 7 बजे जो क्लास होती है उसमें लाइव कनेक्ट हुआ करें। बहुत सारी चीज़ों के साथ हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारे इवेंट रहते हैं, रैपिड फायर हो, है ना, या फिर आपका स्टैटिक का पार्ट हो, या फिर विनर अनाउंसमेंट हो, या फिर टुडे क्विज क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग ये एक्सप्लेनेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मंडे नई एसटी के साथ, यानी एसटी नंबर 4 रहेगा, ये एसटी नंबर 3 था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।